जय गुरु जी। वेलकम बैक। आई एम रेनू अरोड़ा, फाउंडर ऑफ गुर्जरी क्राफ्ट एंड अलौकिक फाउंडेशन। आज मैं अपनी 2016 की मिलान इटली की एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में स्लोवेनिया का एक्सपीरियंस शेयर किया था। स्लोवेनिया में मैं हॉस्टल में रुकती थी। यहाँ क्योंकि ये पहली बार था, स्लोवेनिया में मैं इंडियन डेलीगेशन के साथ जो उनमें से एक थे मेरे जानकार, जिन्होंने मुझे ये जर्नी स्टार्ट करवाया था। तो हॉस्टल उनके थ्रू, वो आइडिया, वो नॉलेज मुझे उनके थ्रू हुई थी। इटली में उन्होंने इस बार अप्लाई नहीं किया था, कोई आइडिया नहीं मैंने उनसे लिया, और क्योंकि वो नहीं जा रहे थे ना मैंने पूछा। तो जो लोग जा रहे थे, जो अपनी लिस्ट में नाम आता है, उसमें से 4 लोग इंडिया के, दिल्ली के थे, जिनसे मैंने डिस्कस किया, बात किया। तो मुझे पता चला कि वो लोग होटल में रह रहे हैं और कोई आइडिया नहीं मुझे कितना डिस्टेंस है हॉस्टल से एग्जीबिशन ग्राउंड का। तो रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं था, और ना ही मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप रिस्क ले लो इतना बड़ा दूसरी कंट्री में। और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था। इंडियन करेंसी का 500 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा पे करना था सिर्फ, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी थी। तो कोई रिस्क इतना बड़ा था ही नहीं, 100-200 रुपए के लिए क्यों टेंशन लेनी। तो होटल मैंने उनके साथ प्लान किया और बुक किया। मिलान, जो लोग फैशन इंडस्ट्री में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, बैग्स के, हैंडीक्राफ्ट्स के, फैब्रिक के, और कुछ नॉलेज रखते हैं इंडिया से बाहर की कंट्रीज के बारे में, फैशन के बारे में, उनको 100% पता है इटली अपने में कंप्लीट इंडस्ट्री है। इटालियन बैग्स, इटालियन फैब्रिक, इटालियन ज्वेलरी, इटालियन हैंडीक्राफ्ट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन करना टफ तो था, पर पूरे वर्ल्ड के लोग वहां आ रहे थे। उनमें से एक मैं भी थी। बहुत लकी हूं मैं, सच में मैं मानती हूं, मैं बहुत लकी हूं। मैं लकी हूं, ये बात मैं हमेशा कहती हूं कि मैं इतनी लकी हूं। गवर्नमेंट के थ्रू मुझे चांस मिला। ये जो वीडियोस मैं बना रही हूं, इसलिए बना रही हूं कि आपको भी आइडिया रहे, जैसे मुझे उस समय तक नहीं पता था, जो आज मैं इसमें शेयर करूंगी। कितनी बार 2011, 12, 13, 14, 15, 5 साल मुझे एग्जीबिशन करते हुए, इंटरनेशनल एग्जीबिशन करते हुए हो गए थे, तब भी मुझे ये नहीं पता चला था जो अभी मुझे 2016 में पता चला, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लोग नहीं बताते, कोई एग्जीबिटर आपको नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। वो आपको अपना कॉम्पिटिटर समझेगा, चाहे आपके प्रोडक्ट्स अलग ही क्यों ना हो, पर वो आपको कभी गाइड नहीं करेगा। क्योंकि जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, कहीं भी किसी नई जगह पे जाते हैं, और हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो हम दूसरे का देखा हुआ प्रोडक्ट भी ले जाते हैं। लोग ऐसा करते हैं, यही रीजन है। लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि लोग कॉपी ज्यादा करते हैं। कोई बताता ही नहीं है। 5 साल में मुझे पता ही नहीं चला। यहां जब मैं गई और पूल किया, सब कुछ हो गया, पहुंच गए, ह्यूज पब्लिक, लोग ही लोग, मतलब जैसे ITF करते हैं इंडिया का ट्रेड फेयर, प्रगति मैदान, इतनी भीड़ होती है, उससे भी ज्यादा भीड़ मुझे वहां दिखाई दी। लोग ही लोग, पब्लिक, मजा आ गया। जैसे ही फर्स्ट डे मैं वहां गई, मॉर्निंग में दिमाग की बत्ती चली, भैया कुछ भी कर, हर बार आने की कोशिश कर। पर NSIC के थ्रू मैं जाती थी, उनका क्राइटेरिया ही नहीं था कि सेम कंट्री में आप अगले साल वापस रिपीट करें। आपको किसी और कंट्री में जा करके उसके बाद 3rd ईयर में आप उस कंट्री में सेम वापस जा सकते हैं। अब उनका क्राइटेरिया ही नहीं है, तो सोचा, बस सोचा, खुश हो गई। क्योंकि NSIC के थ्रू इटली जाना था, अगली बार मिले चांस या ना मिले, ये सोच करके हम लोग ने 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम रखा, क्योंकि उन लड़कों ने ऑलरेडी 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हुए थे घूमने के लिए।
मुझे भी उनके साथ ही वापस आना था, तो मेरे 2 दिन एक्स्ट्रा घूमने के लिए भी हो गए थे यहाँ पे। और बढ़िया एग्जीबिशन थी, सब कुछ बढ़िया था। मैंने आपको हर बार शेयर किया कुछ यूनिक प्रोडक्ट, हमेशा कुछ यूनिक लेकर जाएंगे। आप किसी भी एग्जीबिशन में मार नहीं खाएंगे, हार नहीं होगी, आपको लॉस नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, डिमांडिंग है, तो जिस जगह पर आप जा रहे हो, आप जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, जिस सिटी में कहीं भी जा रहे हो, आप वहां की नॉलेज लेकर जरूर जाएं, उसके बारे में पता करें वहां क्या चलता है। क्योंकि ये एग्जीबिशन दिसंबर में होनी थी। लकीली मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जो मुझे वहां मतलब मुझे दिखा और मुझे लगा, क्लिक कर गया कि ये 25 दिसंबर, क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों में इनके काम आएगा। वो सोच के मैंने वो उठा लिया। हालांकि ज्यादा नहीं थे, 230 पीस थे और 3-3.5 किलो का सामान था। वो 3.5 kg था। मुझे लगा ज्यादा नहीं है, ले लेते हैं। लेकिन था वो, मुझे मतलब अंदर से इंट्यूशन था कि डिमांडिंग रहेगा। बहुत नहीं था, पर मेरे पास वो यूनिक था। मेरे सारे पीसेस निकल गए थे और उसी प्रोडक्ट से मैंने होटल का सारा खर्चा निकाल लिया। यूनिक था, कोई कमी नहीं थी इस एग्जीबिशन में, कोई कमी नहीं थी। अगर मैं कहूं तो जैसे स्लोवेनिया में खाने की प्रॉब्लम थी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होटल से मिलता था और हॉस्टल से स्लोवेनिया में, तो हम ब्रेड और बटर लेकर जाते थे। वो लोग ब्रेड ऑमलेट ले लेते थे जो नॉन वेजिटेरियन थे, और मैं हमेशा ब्रेड बटर लेके जाती थी। डिनर में आकर बनाते थे स्लोवेनिया में। यहाँ पर बड़े मजे थे। ब्रेकफास्ट होटल में था। यहाँ पर एग्जीबिशन के ड्यूरेशन में जो लोग इंडियन वहां रहते हैं इटली में, वो लोग इंडियन डेलीगेशन को लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइड करवाते हैं। उनका काम ही यही है, वो बेचते हैं यहाँ करके। 3 यूरो में ब्रेकफास्ट, 5 यूरो में लंच, 5 यूरो में डिनर। हमें तो होटल से मिल जाता था, तो हम क्या करते थे, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के कभी उनसे पराठे मंगवा लेते थे। आलू के पराठे मंगवाए एक बार गोभी के मंगवाए। तो चाय भी वो देते थे, 1 यूरो में चाय देते थे। 1 यूरो चाय 85 रुपीज की पड़ती थी, लेकिन कमाते भी तो उसके हिसाब से ही थे ना। 1 यूरो में कुछ बेचा तो 1 यूरो आ गया, 1 यूरो प्रॉफिट हो गया। लोग नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं खर्चते हैं, पर जिसको चाय पीनी है वो तो पिएगा ही पिएगा। वो भी इंडियन स्टाइल की चाय बनाकर घर से लाए हैं, तो क्यों मिस करेंगे। सुबह शाम 2 चाय हो जाती थी और 3 मील्स हो जाते थे। ब्रेकफास्ट हमारा बीच में हमने सिर्फ 2 बार लिया, जब आलू के पराठे खाने का मन किया तो हमने ले लिया। वो हमसे पूछ कर जाते थे कि क्या आप नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगे। जो लेते थे वो हाँ कर देते थे, तो वो तो रेगुलर लेते थे। हमने बीच में 2 दिन लिया। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के भी मजे, बिजनेस के भी मजे, सब अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मन में आ रहा था नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। जब हमें बीच में थोड़ा समय मिलता था ना, तो आसपास हम बात कर लेते थे। मेरी तो नेचर है, आदत है, मैं थोड़ी टॉकेटिव भी हूँ। टॉकेटिव होने की वजह से क्या होता है, आसपास की खबर भी रख लेती हूँ। आप कब से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, कैसे माल भेजते हो, कितने सालों से कर रहे हो। तो इसमें पता चला मुझे कितने इंडियन लोग हैं एग्जीबिटर्स, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता था। NSIC भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, MSME भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा सिस्टम है जो उनको उस एग्जीबिशन के लिए सपोर्ट करता है। पता ही नहीं है उन्हें भी। जब उन्हें नहीं पता, जो रेगुलर जा रहे हैं, आम जनता को यहाँ कैसे पता होगा। अब पता चलेगा मेरी वीडियोस के जरिए, बहुत लोगों को पता चलेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हम वीडियोस बनाते हैं ना, ऐसा नहीं कि सबको पता है, आपने देख लिया तो सबको पता है। जब मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि वहां खड़े जो लोग इतने सालों से एग्जीबिशन कर रहे हैं, उन्हें ही नहीं पता कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है आपके बिजनेस को, तो यहाँ इंडिया में सबको कैसे पता होगा। सो ये वीडियोस आपके काम आएंगी, आपके भी काम आएंगी, आपके अपनों के भी काम आएंगी, आपके दोस्तों के भी काम आएंगी। जो कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता, आप उनके साथ शेयर करिए ना मेरी वीडियोस। काम की चीजें हैं, इसमें नॉलेज तो है ही है।
तो जी मैंने पता किया, बातचीत किया, तो एक से पता चला वो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट के थ्रू ही जा रहा है। अब मैं नहीं जा पा रही क्योंकि एनएसआईसी का क्राइटेरिया नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर सेम कंट्री में जा सकते हो। तो ये कैसे आ रहा है? जी हाँ, वो एमएसएमई के थ्रू आ रहा है। एमएसएमई जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं भी तो 5 साल से एग्जीबिशन कर रही हूँ ना, इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैं भी 5 साल से कर रही थी, मुझे भी नहीं पता था। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहां जाके पता चला। इंडिया में नहीं पता, फॉरेन में जाके पता चल गया। तो बिल्कुल और खुश कि मैं नेक्स्ट ईयर आऊंगी। पर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 20 यूनिट्स वो लोग लेके आते हैं हर साल। आप अप्लाई कर देना, अगर आपकी फाइल पास हो गई, सिलेक्ट हो गई, आपको चांस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर मैं जा पाई या नहीं जा पाई, मेरी फाइल सिलेक्ट हुई या नहीं, ये तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में ही बताऊंगी। और आप देखना, आपको देख के ही पता चलेगा मैं पहुंची या नहीं पहुंची। यहां क्यों बताऊं? तो एग्जीबिशन भी बहुत बढ़िया, खाना भी बहुत बढ़िया, सब कुछ मस्त, एकदम मस्त। लास्ट के 2 दिन जो घूमने के रखे थे, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, अब मैं वो शेयर करती हूँ। लास्ट डे पैकिंग करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 5-6 घंटे चाहिए ही होते हैं, ये मैंने हर वीडियो में बताया। इस एग्जीबिशन में सुबह 9:30 बजे से रात के 10 बजे तक सबसे लंबी एग्जीबिशन मेरी इंटरनेशनल यही थी, यही है जो अभी तक मैंने सुनी है। जनरली स्लोवेनिया की भी सुबह 9:30 से 6-6:30 बजे तक होती थी। इवन इंडिया में ITF प्रगति मैदान 9:30 से 8 बजे तक होता है। यहाँ 9:30 से 10 बजे तक। एक यही रीजन था जो होटल प्रेफर किया मैंने। तो 10 बजे तक अगर आप एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो पैकिंग में आपको और 4-5 घंटे चाहिए। तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस आए होटल में। जैसे स्लोवेनिया में लास्ट डे आए थे, शेयर किया मैंने पिछला। यहाँ पर पता किया हमने हम कहाँ घूम सकते हैं, मिल जाते हैं ना लोग अपने एग्जीबिटर्स, या होटल में भी हैं हमारे। होटल के ओनर बहुत अच्छे थे, पूरी फैमिली थी वहां पर। उस पूरी फैमिली ने, इतने कोऑपरेटिव लोग थे ना वो, जिसका जैसे हम कहेंगे ना इंडियन में भी प्यार भाईचारा है, ऐसे वहां भी उनमें बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत भाईचारा था, बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया, असिस्ट किया, हर चीज में हमें सपोर्ट किया। कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई, हमें लगा ही नहीं कि हम बाहर हैं, हम होटल में हैं। तो उन्होंने भी हमें यही रेकमेंड किया था, डोमो, जैसे हमारा इंडिया का कनॉट प्लेस, सीपी। गए हम, कैसे गए? एग्जीबिशन की ड्यूरेशन में हमारे पास बस का पिकअप एंड ड्रॉप था, फैसिलिटी थी ट्रांसपोर्ट की, ये हमें खुद करना था। अब ये टास्क हमारे लिए टफ था थोड़ा सा। डोमो से जगह जो है वो उस होटल से ना तो सीधी बस से था, ना ही सीधी मेट्रो से था, हाफ वे बस से था, हाफ वे मेट्रो से था। बस पहले लेनी थी, जो कि लकीली उनके होटल के बिल्कुल गेट के बाहर बस स्टैंड था। हमें मतलब इसमें हमें बड़े मजे थे इस होटल में। तो गेट के बाहर बस मिल जानी थी और उन्होंने बताया ये नंबर जाएगी और हर 20 मिनट बाद सर्विस है उस नंबर की। तो जी हम मजे में ये सोच करके 2:30 बजे बाहर आए कि बस ले लेंगे। जैसे गेट से निकल रहे थे बस निकल गई, बस मिस हो गई। 20 मिनट की तो बात है, खड़े हो जाते हैं, तो हम खड़े हो गए। 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम हम खड़े हो पाए और उनमें से एक लड़का बोला मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि औस पड़ रही थी, बहुत ठंडा था, 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर था। वूलन्स हम लेकर गए थे अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, पर औस का कोई आइडिया नहीं था ना कि इतना ठंडा होगा। वो अंदर चला गया, थोड़ी एक आधी फोटो खींची, वो अंदर चला गया, उसके बाद दूसरा अंदर चला गया, फिर तीसरा अंदर चला गया। मैं अकेले क्या करती, मैं भी अंदर चली गई।
कोजी एनवायरनमेंट में बैठ गए अंदर होटल में। एक बस और मिस हो गई। वापसी किसी भी हालत में हमें मेट्रो स्टेशन पर 7:30 बजे तक पहुंचना था, क्योंकि लास्ट बस नहीं 8 बजे, लास्ट बस 8 बजे की थी वहां से इधर आने की। उसके बाद वहां से कोई बस नहीं थी, तो अकॉर्डिंगली हमें टाइम भी मैनेज करना था, उतने ही टाइम में घूमना था। बस वापस बाहर आए, बस पकड़ी, पहुंच गए। जितना सुना था दोनों के लिए उससे ज्यादा पाया हमें, मतलब मजा आ गया। जैसे ही हम मेट्रो से बाहर निकले और कबूतर ही कबूतर, पिजन्स ही पिजन्स, ओ वाह, बहुत पिजन थे वहां पे। जैसे एग्जीबिशन ग्राउंड में लोग ही लोग, पब्लिक ही पब्लिक, यहां पर पिजन ही पिजन। हम भी पिजन बन गए, हम भी कबूतर बन गए। जैसे ही हम बाहर निकले हम घुस गए उनमें। कबूतर इधर घूम रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं। वो अलग ही नजारा था। जब हम घुसे, 2-4 कबूतर के साथ मस्तीबारी करी, तो एक नाइजीरियन भाई साहब आ गए। उन्होंने हमें कबूतर का दाना दिया, हम कबूतर बन गए। हमें लगा वो हमें वैसे ऑब्लाइज कर रहे हैं देने के लिए कि आप खिला दो। हमने लिया, दे दिया, खिला दिया। कबूतर हमारे यहाँ आके बैठ गया। वो दिए जा रहा था, हम लिए जा रहे थे। हमें थोड़ी पता था हमें पे करना है। लगे हुए 40-50 मिनट्स वहां लग गए उस गर्मा गर्मी में, फोटोग्राफी में और इस खेल में, इस मजे में, कि डिफरेंट नजारा था। जब हमें लगा अब ठंड लग रही है, हम कांप रहे हैं, तो चलो सामने मैकडॉनल्ड था। हमने कहा चलो मैकडॉनल्ड चलते हैं, कुछ खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे के बाद। जैसे ही हम निकलने लगे नाइजीरियन भाई साहब आ गए। पैसे कौन देगा? तो जी, जैसे इंडिया में 15 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की प्लेट होती है ना, वहां ऐसा कुछ था नहीं। उसने तो लमसम दे दिया जी, इतना तुम्हारा, तुमको पे करना है। वहां तो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं होती है। ये दिस इज योर बिल, मीन्स पे दिस अमाउंट, यूरो में। महंगा था क्योंकि 5-10 और वहां का तो 1 यूरो 85 रुपीज का था। तो अगर हमने 10 प्लेटें भी गिराई तो हो गए ना 850। तो मतलब वो प्लेट्स तो नहीं थी, वो हाथ में दे रहा था ऐसे। तो जो उसने हमें अमाउंट बताया, पे करना था जी, पे किया। और क्योंकि आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते हो, पे किया और हम अंदर मैकडॉनल्ड में चले गए। मैकडॉनल्ड्स में जाकर जैसे हम हॉट कॉफी, बर्गर, ये सब, फ्रेंच फ्राइज, ये सब खाया पिया, बैठे रहे। इतने कोजी एनवायरनमेंट में ना हमारा मन ही नहीं किया वापस बाहर आने का। हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे वहीं स्पेंड कर दिए। और अंदर ही मॉल था, अंदर से ही रास्ता था। हमने कहा हम यहीं जाएंगे, यहीं घूमेंगे। शॉपिंग वॉपिंग किया। बाय चांस दिल्ली के पहाड़गंज के एक अंकल आंटी, उनका भी वहां बूथ था, जो पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। वही उन्होंने ही हमें एमएसएमई के बारे में बताया था। वो मिल गए, उनके साथ फोटोग्राफी, ये वो, फिर मस्ती, टाइम पास। पता ही नहीं चला कब 6:30 बज गए। हमारी घड़ी हमें इशारा करती थी वापस चलो, नहीं तो बस नहीं मिलेगी। लिमिटेड टाइम। जब हमारे पास लिमिटेड चीजें होती है, लिमिटेड टाइम होता है, तो हम बड़े कैलकुलेटिव रहते हैं, समझदारी से काम करते हैं। भाग गए, वापस पहुंच गए टाइम से होटल में। कोई मिस नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं किया, कोई रिस्क नहीं लेते थे हम। हालांकि उस ड्यूरेशन में कई लोग रिस्क लेते थे। कई एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जो मैं आगे शेयर करूंगी। एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इंडियन डेलीगेशन वहां क्या जाके नमूनेबाजी करती है ना, कहते हैं अपना इंडियन पना दिखा देते हैं, वो भी शेयर करूंगी। हम टाइम से गए, टाइम से आ गए, सब कुछ हो गया, आराम से होटल में आके सो गए। नेक्स्ट डे, क्योंकि होटल में ही हमारा ब्रेकफास्ट था, उसके भी टाइमिंग थे, तो टाइमिंग के हिसाब से हम ज्यादा सो नहीं सकते थे। उठ गए, नहाए धोए नीचे आ गए। हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की, कहीं घूमने नहीं गए हम निकले ही नहीं। पूरा दिन किसी ने हाँ नहीं भरी कि चलो घूमने चलते हैं। होटल में ही बैठे रहे। होटल के ओनर बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे,
अच्छा ट्रीट किया, इतना अच्छा उन्होंने हमें एनवायरनमेंट दिया हुआ था। लगा ही नहीं कि हम बाहर हैं, क्योंकि हम ही 5 लोग थे जिनको घूमना था 2 दिन एक्स्ट्रा, हम ही लोग थे वहां रह रहे थे। तो 1-2 बार तो हमने उनसे कॉफी परचेज करके पिया। 1-2 बार उन्होंने हमें ऑब्लाइज भी किया फ्रेंडली कि नहीं हमारे साथ आप आइए और बैठिए। मतलब मजेदार, उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई। वो लोग उसी होटल में ही, पीछे फ्लैट था बताया मैंने। वो समय भी बहुत अच्छा बीत गया हमारा। कब 5-6 बज गए हमें पता ही नहीं चला। हमने ये डिसाइड किया कि डिनर हम बाहर करेंगे। हमने उनसे पूछा कि कोई रेस्टोरेंट आप बताइए, इंडियन है तो बता दीजिए, या कोई और रेस्टोरेंट आप रेकमेंड करिए। तो इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं था उस एरिया में, एक मुस्लिम रेस्टोरेंट था जो बिल्कुल उनकी एडजॉइनिंग था, वॉल के साथ हार्डली 500 मीटर दूर था। एक था जो 1-1.5 किलोमीटर उन्होंने हमें कहा चाइनीज रेस्टोरेंट। खाने के मजे थे, सब कुछ हो गया, तो चलो जी हमने मन किया चाइनीज ट्राई करेंगे आज हम 7 बजे निकले। पहले हमने मुस्लिम रेस्टोरेंट देखा, वहां पर उनका रोल था, चिकन रोल, मटन रोल, ब्रेड ऑमलेट और फलाफल, एक वेज आइटम था उनका। क्योंकि थर्सडे था, थर्सडे को मैं नॉनवेज कभी नहीं खाती हूँ, कुछ भी हो जाए। इंडिया में हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, खाना मिले ना मिले, पर नॉनवेज नहीं। तो जी हमने वहां पता किया, चल दिए। हमने कहा अभी हम चाइनीज वाले के पास जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम थे, हिंदी आती थी, बात किया, 5-10 मिनट गपे आए, चल दिया आगे। हम चले आगे, राइट हैंड साइड पे वॉल, लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल, लंबी लंबी वॉल्स, उसके बीच में हम चल रहे हैं। डर 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 डर, धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब मस्ती में बातें करते हुए। मैं थोड़ा तेज चलती हूँ, तो वो चारों लड़के गप्पे मारते हुए गप्पे आते आ रहे थे। मैं आगे थी, बीच मिनट में 1-आधे मिनट में पलट के देखती थी, आ रहे हैं। वो भी देख रहे थे कि मैं उनको देख लेती हूँ, वो भी गप्पे मारते हुए अपनी मस्ती में चल रहे हैं। चलते चलते, क्योंकि 7 बज गए थे, वहां तो 6:30 के बाद ही अंधेरा शुरू हो गया था। 7 बजे तो बहुत अंधेरा हो गया था। चलते चलते ऑलमोस्ट हम काफी आगे निकल गए। बीच में कट से राइट और लेफ्ट का, जैसे 100 मीटर चले राइट लेफ्ट कट, 100 मीटर चले राइट लेफ्ट कट। कोई एक आधा बंदा दिखा, हमने उनसे पूछा चाइनीज रेस्टोरेंट का, बोलते थे गो स्ट्रेट एंड देन राइट। तो हम हर कट में जाके देखते थे, गो स्ट्रेट, कोई राइट में कोई चाइनीज दिखाई नहीं। चलते जा रहे हैं, बीच में डिसाइड हुआ कि चलो वापस चलते हैं। फिर हमने कहा चलो एक आधा कट और चेक कर लेते हैं। मैं चल दी थोड़ा तेज, उनको लगा एक कट के बाद कि नहीं अब वापस चलते हैं। उन्होंने शायद मुझे आवाज दी जो मुझे सुनाई नहीं दी, और मैं अपनी मस्ती में चल रही हूँ। वो टर्न कर गए, क्योंकि उनको पता था मैं देख रही हूँ, तो मैं देखूंगी तो टर्न कर जाऊंगी, क्योंकि आवाज सुनी नहीं। थोड़ा आगे जाके जैसे मैंने देखा वो टर्न कर गए, मेरी तो जान निकल गई भैया। इतनी जो वो रोड थी, मेन रोड पे, जो हम राइट लेफ्ट में तो वॉल्स हैं, पर बीच में तो रोड है ना, कारें जा रही हैं, वहां तो वैसे इतनी तेज ड्राइविंग होती है। तो अगर किसी ने हम में से किसी एक को या हम सबको भी एक एक करके गाड़ी में खींच के बिठा दिया ना, पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ गए, हम कोई थे भी यहाँ पर। तो वो डर के मारे वो भी वापस निकले, मैं भी तेजी से भागी, क्योंकि मैं अकेली थी। वो तो आगे जा चुके थे, थोड़ा 500 से ज्यादा ही मीटर तक आगे चले गए थे। मैं भागी एकदम तेज, पहुंची उन तक। बोला भैया क्या किया? बोले मैडम आपको आवाज दिया, आप सुने नहीं आपने, हमने सोचा आप देख लोगे, देख तो रहे थे। बाई चांस मैंने इस बार थोड़ा लेट देखा, भागी। फिर हम वापस आए और मुस्लिम रेस्टोरेंट से उन्होंने अपने रोल्स लिए, मैंने अपना फलाफल लिया, पैक किया क्योंकि वो टेक अवे था। पैकिंग लेके होटल में आ गए, होटल में बैठ के रिसेप्शन पे आराम से खाया और रूम में जाके सो गए। नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था, 10 बजे हमने चेकआउट किया। हमारी शायद 4 बजे, 4-4:30 बजे की फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पे आके सुकून मिला कि हम इंडिया वापस जा रहे हैं। अब 17 में मैं एग्जीबिशन कर पाई या नहीं, MSME के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं, ये आप मेरी अगली वीडियो में देखना। सब कुछ अभी नहीं बताऊंगी, वरना नेक्स्ट टाइम क्या देखोगे और आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा
कि हमारे स्ट्रगल्स कितने होते हैं। क्या मेरी फाइल सेलेक्ट हुई या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि मैं ये वीडियोस बना ही इसीलिए रही हूँ, हमेशा एग्जीबिटर आपको कभी सच नहीं बताएगा और ऑर्गेनाइजर आपको सब्ज बाग हरे हरे खेत दिखाएगा। हम वहाँ किस चीज को फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्हीं वीडियोस में दिखेगा आपको सब कुछ। पिछली वीडियोस में दिखा स्लोवेनिया, रशिया, सिंगापुर का एक्सपीरियंस, इटली में मेरे साथ क्या हुआ, क्या मुझे 2017 में वीजा मिला या नहीं मिला, या मैंने कितने साल कौन से ईयर तक एग्जीबिशन किया। बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फॉलो करेंगे तो वीडियो देख पाएंगे। बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हो रही है वो भी पता चल जाएगा। कमेंट्स दे दो, कभी कभी हमें भी कमियां होती हैं या आपको भी कोई एक्सपीरियंस होता है वो भी शेयर कर देना, चाहे छोटे में लिख देना कमेंट में, या आप और क्या जानना चाहते हो वो भी लिख दीजिएगा, वो भी मैं शेयर जरूर करूंगी। सो व्यस्त रहे, मस्त रहे, मेरे साथ बने रहे। जय गुरु जी।